हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? क्या कहीं अपने अध्ययन के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम यदि है तो आइए राजधानी कोचिंग के माध्यम से अपनी उस प्रॉब्लम को चुटकी बजाते हुए हल कीजिए और अपने नॉलेज को इतना ब्रीफ कीजिए कि प्रश्न चाहे जैसा भी हो उसे आप आसानी से हल कर दें। तो सर, ये पहला प्रश्न जो आपका है सेट नंबर 2 कहता है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय की खेती, चाय कहाँ होती है? हम भारत में देखते हैं चाय के लिए क्षेत्र है असम, चाय के लिए है वेस्ट बंगाल। चाय की खेती कहाँ होती है? चलिए, नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में, नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती कहाँ होती है? चाय की खेती पर्वतीय ढाल पर होती है। चाय की खेती जो है पर्वतीय ढाल पर होती है। चाय की खेती के लिए जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चाय में एक श्रम साध्य, ये चाय की जो खेती होती है यह एक श्रम साध्य कृषि उत्पाद है, जहां बड़ी मात्रा में महिला काम पर लगी हुई होती है, काज पर लगी हुई होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो विकल्प आपका है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत की कुल मिट्टी का 43% मिट्टी है और ये नदी के निक्षेपण से बनता है। ये नदी के निक्षेपण से, तो मैदानी भाग में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी तो केवल और केवल मैदानी भाग में होता है। ये पर्वतीय क्षेत्र में इस मिट्टी का नहीं, काफी उपजाऊ होता है। दूसरा देखिए आपका है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मालवा क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है और लाल मिट्टी जो है वह तिलहन की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए उपयोगी होता है। और बचा अब आपके सामने लेटराइट मिट्टी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का उत्तर जो है बी, लेटराइट मिट्टी, जो पर्वत उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां वर्षा और जहां गर्मी दोनों जो है, गर्म जा वातावरण हो, उष्ण वातावरण हो और आर्द्र वातावरण हो, गर्मी और वर्षा बारी बारी से आता है, वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है, अर्थात लेटेराइट मिट्टी। किसकी वरीयता क्रम सबसे ऊपर है? तो वरीयता क्रम में नंबर 1 पर होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब जो है राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल। चलिए, इसमें तो प्रधानमंत्री किसका वरीयता क्रम सबसे ऊपर है? चलिए, उसके पश्चात जो है राज्यपाल के बाद होता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और इन्हीं के समकक्ष में जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ सबसे ऊपर के क्रम में कौन हो जाएंगे? दिए गए विकल्प में सबसे ऊपर के क्रम में हो जाएंगे आपका प्रधानमंत्री, अर्थात 41 का बी और 42 का ए। तो दिए गए जो विकल्प है इसमें से ऊपर में हो जाएंगे, क्योंकि नंबर 3 दिया हुआ है तो ऊपर का विकल्प राज्यपाल जो हो जाता है नंबर 4 में हो जाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है नंबर, चलिए इसे बीच में एक और है, राज्य के राज्यपाल के बाद यहाँ जो बीच में ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये है छठा। 5वां नंबर पर जो होता है वो
भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 का क में जो होता है वह होता है उप प्रधानमंत्री। तो दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर हो जाएगा 42 का ये राज्यपाल। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? देखो वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111 के आधार पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति है, जो 3 प्रकार है। उसमें पहला वीटो को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें राष्ट्रपति विधेयक को एक बार, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, और ये वीटो शक्ति केवल और केवल साधारण विधेयक पर है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? साधारण विधेयक। ये वीटो शक्ति केवल और केवल साधारण विधेयक पर है। धन विधेयक पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर प्रयोग में नहीं ला सकते। आंसर आपका यही हो जाएगा। निलंबनकारी कौन नंबर पर है? बी नंबर पर। 43 का आंसर हो जाएगा बी। अगला इसमें है पॉकेट वीटो, जिसका प्रयोग केवल एक बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेना, कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक वह विधेयक विधि नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेना, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। और तीसरा जो होता है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो, यदि विधेयक साधारण विधेयक में, विधेयक साधारण है लेकिन वह गैर सरकारी विधेयक है, वह गैर सरकारी विधेयक है, तो गैर सरकारी विधेयक को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता, अर्थात उसको रद्द कर सकते हैं, कानून बनाने से रोक सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 साधारण विधेयक पर प्राप्त होता है। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? तो चलिए प्रश्न संख्या कौन है? 44। आंसर हो जाएगा आपका डी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह होती है 1940 से। प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, महाराष्ट्र के पवनार। द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद। और बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन विनोबा भावे के बाद कोई भी सत्याग्रह पर बैठ नहीं सके, क्योंकि अंग्रेजों ने सत्याग्रह शुरू करने के पहले ही उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के कहने पर चलाया गया आंदोलन था। इसकी शुरुआत होती है 1940। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहला राष्ट्रपति रहे। अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाला कहलाता था मौर्य प्रशासन। चलिए प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 45। पहले उत्तर देख लीजिए। राजस्व संग्रह करने वाला ए, समाहर्ता। मौर्य काल चला कब से कब तक? 322 से 185 ईसा पूर्व तक के काल को मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें मिलती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में कहता है कि मौर्य प्रशासन में 18 महत्वपूर्ण विभाग, और विभागों के अंदर भी जो विभाग होते थे तो टोटल 28 विभागाध्यक्ष का उसने उल्लेख किया है। इसमें समाहर्ता, आय व्यय का अधिकारी, समाहर्ता आय व्यय का अधिकारी अर्थात ही आपका आंसर है राजस्व संग्रह करने वाला। पन्न्याध्यक्ष, पन्न मतलब होता है व्यापार, पन्न मतलब व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार का जो अध्यक्ष होता था उसे पन्न्याध्यक्ष कहते थे। अंतपाल, अंतपाल मतलब दुर्ग का रक्षक, जो किला होता था उसका रक्षक। और प्रदेष्टा, प्रांत में सहयोगी के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी को प्रदेष्टा बोलते थे। अनुपम झील,
ऐसे बिहार का सबसे फेमस है कांवड़ झील, बेगूसराय का गंडक नदी से उसमें जल का स्रोत होता है, मीठा पानी का झील है, उसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। अनुपम झील है आपका कैमूर के क्षेत्र में। अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील है कैमूर के क्षेत्र में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर के क्षेत्र में अनुपम झील। अब बेगूसराय का कांवड़ झील, बेगूसराय का तो क्या हो गया? 47 का आंसर हो गया बी। 46 बचा हुआ है, एक मिनट पहले चलिए 46 से पहले 46। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोनी उपयोग होता है? तो आंसर होता है 46 का सी, 46 का सी। और 47 का आंसर हो गया बी। 48 एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का 48, 48 का ए, 48 का ए, 48 का ए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? C17H21+2। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं? देखिए बड़ा सिंपल है, आपने कितना को याद रखिएगा कि कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट टैक्स से ध्यान रखना है। यदि कर जो है व्यक्ति पर लगाया गया हो, यदि कर धन पर लगाया गया हो, यदि कर आय पर लगाया गया हो तो वह प्रत्यक्ष कर होगा। और यदि कर उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर, उत्पाद पर लगाया गया हो, यदि कर सेवा पर लगाया गया हो, यदि कर वस्तु पर लगाया गया हो तो वह होगा अप्रत्यक्ष कर। यही तो याद रखने का है। अब यहाँ पर आप विकल्प देखिए, निगम कर। निगम कर किसको कहते? कंपनी के लाभांश पर लगने वाला कर। अब मुकेश अंबानी दिखलाया कि हमको 100 करोड़ का लाभ हुआ, तो लाभ किसका है? प्रॉफिट किसका है? मुकेश अंबानी का। तो उस लाभ पर जो टैक्स लगेगा वह होगा निगम कर। तो मुकेश अंबानी का लाभ है तो टैक्स भुगतान मुकेश अंबानी को करना होगा, तो प्रत्यक्ष कर होगा। आयकर, कल आप नौकरी करोगे, वेतन मिलेगा, वेतन पर टैक्स देना होगा, तो वह आपका क्या हो जाएगा? टैक्स। वेतन आपका है, टैक्स आपको देना है, तो वह आयकर, व्यक्तिगत कर पर लगने वाला। सीमा शुल्क, सीमा। आप सामान मंगाते हैं विदेश से, तो विदेश से क्या मंगाते हैं? सामान मंगाते हैं, वस्तु मंगाते हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं, उत्पाद मंगाते हैं, उस पर जो टैक्स लगेगा वह हो गया अप्रत्यक्ष कर। क्योंकि उस पर जो कर लगेगा तो उसका भुगतान कोई और करेगा, जितना टैक्स लगेगा सर वह उस पर जोड़ देगा और वसूल लेगा आपसे। तो आंसर क्या हो गया? सी, 49 का सी। अब आइए 50। सहकारी समिति का उपबंध किया गया है। सहकारी समिति, चलिए पहले तो आंसर दे दीजिए। भाग 9 का ख सी। सहकारी समिति का गठन के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2008 में ये संशोधन किया गया। और अनुच्छेद 243 में जेड जी से लेकर जेड टी तक सहकारिता कोऑपरेटिव को रखा गया। इसके अलावा इसे संविधान का अनुच्छेद 19 का सी में भी इसे शामिल किया गया। तो अभी देखिए पहली बार जो है केंद्र सरकार में कोऑपरेटिव मंत्री, सहकारिता मंत्री का बनाया गया, वो थे अमित शाह। ये पहली बार जो है कोऑपरेटिव मंत्री या सहकारिता मंत्री बनाए गए। तो अनुच्छेद 243 में जेड जी से लेकर जेड टी तक का उल्लेख है। ये हो गया आपका आंसर। कहाँ है? भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9 क्या है? तो 9 है पंचायती राज। 9 का क है नगर का, नगर निकाय या नगर निगम। 10 है दल बदल कानून। भाग 9 को जोड़ा गया
73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। 9 को क को 74वां और इसे जोड़ा गया 9 का ख को 97वां। दल बदल कानून को जोड़ा गया, दल बदल कानून को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल कानून को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? आप देखो, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कब? बंगाल विभाजन के विरोध में 1905, जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया, तब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। अब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो जाहिर सी बात है जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया, तो प्रस्ताव तो 1905 या 1905 के पहले लाया गया है ना। तब यहाँ विकल्प देखिए, स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जब भी होता है तो 28 से 31 दिसंबर को होती, तो 16 अक्टूबर को शुरुआत बंगाल विभाजन किया गया। उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद जो है इसका अनुमोदन, क्योंकि अब यहाँ स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार, चलिए स्वदेशी और बहिष्कार दिया है, तो स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव आया कब? 1905 का अधिवेशन, 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो 1905 में विभाजन का रूपरेखा के विरोध में, 1905 में रूपरेखा के विरोध में ये आंदोलन का शुरुआत किया गया। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है 1906 में, इसका आंसर कर देना है स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और 16 अक्टूबर 1905, अर्थात आंसर हो जाएगा डी, 51 का डी। और 6 में क्या हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में मांग किया गया पहली बार स्वराज, पहली बार स्वराज की मांग किया गया। सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 52, भारत में विद्युत तार सेवा कहां से शुरू की गई? विद्युत तार, ये तार सेवा जो बंद कर दिया गया है, पहली बार 1853 ईस्वी में, पहली बार जो है 1853 ईस्वी में तार सेवा आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता अर्थात सी, आगरा से कलकत्ता 1853 में। तब भारत के गवर्नर जनरल, तब कौन हुआ करते थे? तब भारत के गवर्नर जनरल थे बारेन, ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसके काल में शुरू हुआ तार सेवा, इसके काल में शुरू हुआ भारत में पहली रेल यात्रा, इसके काल में ही पहली बार 2 पैसे का डाक टिकट, तो डाक भी शुरू हुआ, तार भी शुरू हुआ, रेलवे की शुरुआत भी इसके काल में हुई। तो कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही के सत्र में 2024-25 के एसोचैम के, एसोचैम क्या है? यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। एसोचैम क्या है? गैर सरकारी, जिसकी स्थापना गुलाम भारत में ही, जिसकी स्थापना गुलाम भारत में ही 1920 में किया गया था। यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। फिक्की, ये भी गैर सरकारी व्यापारिक संगठन, जिसकी स्थापना 1927 में किया गया था। तो 1920 में, अर्थात 100 वर्ष, 104 वर्ष अपनी यात्रा का पूरा कर चुका है, 104 वर्ष अपनी यात्रा का पूरा कर चुका है संजय नायर, वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय नायर। इटालियन जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत, भारत की जल विद्युत की शुरुआत होती है सबसे पहले 1897 दार्जिलिंग से पहली बार जल विद्युत की शुरुआत हुई, लेकिन व्यावसायिक तौर पर शुरुआत होती है 1902 से।
जब शिव समुद्रम कर्नाटका से जल विद्युत का निर्माण की शुरुआत हुई। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत जो प्राप्त होता है वो होता है आपका सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से उसकी शुरुआत होती। सबसे अधिक एटालिंग जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश, चौवन का सी, चौवन का एटालिंग जल विद्युत परियोजना हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। दिवांग नदी, कौन सी नदी है? तो दिवांग नदी, जो नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इसके अलावा देखिए इसमें है जम्मू कश्मीर दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर। असम में ऐसा कोई बहुत बड़ी परियोजना है नहीं। अंगोरबाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, लगभग 163 हेक्टेयर, 163 हेक्टेयर में फैला हुआ अंगोरबाट का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इसे बनवाया गया कहाँ पर? अंगोरबाट का मंदिर था कंबोडिया में। तो कंबोडिया का ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ही नहीं बल्कि किसी मंदिर में ये दुनिया का सबसे, लेकिन इसमें पूजा फिलहाल नहीं होती है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ जो है पूजा नहीं होती है। लगभग जो है इसका जो निर्माण किया गया वो निर्माण किया गया 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय कौन है? देखो सूर्यवर्मन द्वितीय अर्थात बी, सूर्यवर्मन द्वितीय इसका निर्माण करवाया। भगवान विष्णु को समर्पित 162.563 हेक्टेयर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें पूजा नहीं होती है, यह वहाँ वास्तव में कंबोडिया में तो हिंदू है भी नहीं, लेकिन यहाँ यह जो है यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल है। अब आया देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया जो मंदिर है वो है तमिलनाडु का महाबलीपुरम, तमिलनाडु का महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तमिलनाडु के महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। इसके बाद इसमें विकल्प है आपका विष्णु बर्मन, सर इसका कोई मंदिर है नहीं, आंसर हो गया बी। यहाँ पर आपका ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ज्ञानवर्धक ये सेट आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा। यदि बेहतर लगा कि आपके लाभदायक है तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना है ना भूलेंगे। धन्यवाद।